गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश ओशियन। तो आज हम हु वर्सेस हुम पढ़ेंगे। तो रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर एक कंसेप्ट आता है हु वर्सेस हुम। तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होती है बच्चों को कि हु आए या हुम आए। तो देखिए, आज के बाद ये कन्फ्यूजन कभी नहीं होगी, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। और जितने भी कंसेप्ट हो सकते हैं हु वर्सेस हुम, तो मैं सभी इसमें करवाऊँगा आपको। लेकिन इससे पहले आपको मेरे रिलेटिव प्रोनाउन की जो पार्ट 1 वीडियो है वो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगे। मैं हल्का फुल्का थोड़ा सा रिकैप करता हूँ वीडियो को, ज़रा एक बार देखना। तो जिस बच्चे ने वीडियो नहीं देखी है, थोड़ा बहुत मैं रिकैप कर देता हूँ। देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन हमने पढ़ा था इससे पहले वाली वीडियो के अंदर रिलेटिव प्रोनाउन। तो मैंने रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में आपको क्या बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउन संख्या में कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हु, हुम, हुज, विच और दैट। फिर मैंने बताया था कि देखिए, जब भी ये रिलेटिव प्रोनाउन होंगे तो ऐसा नहीं कि आप इनको कभी भी किसी सेंटेंस में दे रखा हो तो कहीं पर भी आप रिलेटिव प्रोनाउन बोल पाओगे इनको। मैंने आपको कहा था कि इनसे पहले हमेशा कोई नाउन या प्रोनाउन मिलेगा, आपको कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन मिलेगा। जैसे देखिए, इस एग्जाम्पल के अंदर आई नो द ओल्ड मैन हु। अब देखिए, हु से पहले क्या आया हुआ है? मैन, नाउन आया हुआ है। तो जब कभी भी इन 5 में से कोई भी दे रखा हो और उससे पहले कोई नाउन या प्रोनाउन दे रखा हो, तो आप इन पांचों को क्या कहोगे? रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखिए, हु से पहले मैन नाउन दे रखा है तो हु क्या कहलाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। फिर मैंने कहा था कि देखिए, ये जो भी नाउन प्रोनाउन दिया जाता है पहले, हम इसको ग्रामर में क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट कहते हैं। तो मैं इस हु से पहले जो मैन दिया गया है, मैन को क्या कहूँगा? एंटीसीडेंट कहूँगा। फिर मैंने कहा था कि देखिए, इस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद एक क्लोज आती है, उस क्लोज का नाम हम रिलेटिव क्लोज बोलते हैं। तो देखिए, इस हु के बाद इज बैगिंग देयर, यानी इन रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो कुछ भी जितने भी शब्द आते हैं, जैसे 3 शब्द आए हुए हिज, इज, बैगिंग देयर, तो हम इनको क्या कहेंगे? रिलेटिव क्लोज कहेंगे। फिर मैंने कहा था कि रिलेटिव प्रोनाउन काम क्या करेगा? ये जो रिलेटिव क्लोज आती है यहाँ पर, बाद में जो रिलेटिव क्लोज आती है रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में, इस रिलेटिव क्लोज को और इस एंटीसीडेंट को जोड़ने का काम करता है रिलेटिव प्रोनाउन। ये रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं हु, हुम, हुज, विच, दैट, ये इस एंटीसीडेंट को, इस रिलेटिव क्लोज को जोड़ने का काम करते हैं। जोड़ने का मतलब, यहाँ पर ये जो क्लोज के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी गई होती है, यानी कि क्लोज रिलेटिव क्लोज के अंदर जो बात लिखी होती है, वो बात किसके बारे में होती है? इस एंटीसीडेंट के बारे में होती है। जैसे देखिए, आई नो द ओल्ड मैन, मैं उस बूढ़े आदमी को जानता हूँ। कौन से बूढ़े आदमी को? हु इज़ बैगिंग देयर, जो वहाँ पर भीख मांग रहा है। अब देखिए, जो इज़ बैगिंग है, इज़ बैगिंग देयर, ये जो स्टेटमेंट लिखी गई है भीख मांग रहा है, किसके बारे में? आप ही बताइए। कहोगे सर ये ओल्ड मैन के बारे में। ओल्ड मैन क्या है? ओल्ड मैन क्या है? एंटीसीडेंट है। तो रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो क्या काम करते हैं? अपने पीछे आई हुई क्लोज को इस एंटीसीडेंट से जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम हु वर्सेस हुम में। अब हमें अच्छी तरह से समझ में आ पाएगा। देखिए देखिए, सबसे पहले मैंने आपके सामने 2 सेंटेंस लिख रखे हैं। एक सेंटेंस देखिए, सेंटेंस ए, आई नो अ वुमन, मैं एक औरत को जानता हूँ। देखिए, आपको अच्छी तरह से पता होगा ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है और दा को डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। जैसे मान ले मैं आपसे ही कहूँ कि मैं एक औरत को जानता हूँ, तो ज़रा ये बात किसने सुनी? आपने सुनी, मैंने आपको कहा। तो आपको बताइए, आप बताइए, क्या आपको पता है कि मैं किस औरत को जानता हूँ? कहोगे सर हमें क्या पता आप किस औरत के बारे में बात कर रहे हो। तो ये कैसी औरत है? क्या मानेंगे इस औरत को? इंडेफिनेट, इसीलिए मैंने इसके साथ क्या लगाया? ए आर्टिकल। फिर देखिए, मैंने दूसरा सेंटेंस बी सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा द वुमन, औरत। कौन सी औरत? अब देखिए, जो ऊपर ए वुमन दे रखी है, इसी औरत के बारे में मैं कह रहा हूँ कि वो औरत जिसको मैं जानता हूँ, वो औरत मैट यू, तुमसे मिली। कहाँ पर मिली? इन द पार्क। अब बताइए, कौन सी औरत के बारे में बात कर रहा हूँ मैं? कहोगे सर आप जिस औरत को जानते हो, आपने ए पार्ट में जिस औरत का जिक्र किया है, अब तो आपको पता चल गया। तो जब लिसनर को पता चल जाता है कि स्पीकर किसके बारे में बात कर रहा है, तो वो हमेशा डेफिनिट होता है। इसलिए देखिए, मैंने इसके साथ क्या आर्टिकल यूज़ किया है? द आर्टिकल का यूज़ किया है। तो ये 2 सेंटेंस हैं और दोनों सेंटेंसों को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं मैथ्स की तरह। जैसे मैथ में 2 स्टेटमेंट को जोड़ दिया जाता है, ऐसे ही 2 इक्वेशन को जोड़ दिया जाता है। तो इंग्लिश में भी मैंने क्या किया? यहाँ दोनों को जोड़ दिया।
अब देखो आपको अच्छी तरह से पता है, जैसे मैथ्स में मुझे ए बी और मुझे ए सी को ऐड करना पड़े, जोड़ना पड़े, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो कॉमन है उसको निकाल लूँगा। अब इसमें से कॉमन क्या है, ए। अब ए कॉमन है तो कैसे लिखूँगा इसको, ए इंटू बी प्लस सी। यानी कि जब हम जोड़ते हैं तो जोड़ते वक्त कॉमन चीज़ को क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। इतनी बात समझ में आई आपको? तो जल्दी बताइए, जोड़ते वक्त दो स्टेटमेंट को, दो सेंटेंसों को जोड़ते वक्त, दो क्लोजों को जोड़ते वक्त हम क्या कर लेते हैं, कॉमन वर्ड को निकाल लेते हैं। अब आप खुद बताइए, इन दोनों ए और बी में कॉमन क्या है? कहोगे सर इसमें औरत, वुमन जो है वो कॉमन है, तो वुमन को क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो कॉमन निकालते वक्त सबसे पहले क्या करेंगे, पहले सेंटेंस को लिखते हैं। मैंने लिखा आई नो अ वुमन, आई नो अ वुमन। अब मैंने वुमन को कॉमन निकाल लिया। अब वुमन को कॉमन निकाल लिया तो देखिए यहाँ पे इस वुमन को तो लिखने की ज़रूरत है नहीं, आप दो बार तो लिखोगे नहीं कि दो में से एक, जैसे यहाँ दोनों में ए था तो सिर्फ एक ए ही लिखा गया। तो आपने जब ये सेंटेंस लिखा आई नो ए वुमन, तो निचले वाले जो शब्द कॉमन होता है उसको ना लिखें। तो ना लिखें यानी कि वुमन को नहीं लिखेंगे तो क्या बचा, मेट यू इन द पार्क। तो हमने लिख दिया, देखिए मेट यू इन द पार्क, मेट यू इन द पार्क। अब समस्या ये हो जाती है कि आपने तो यहाँ जोड़ने के लिए प्लस का निशान लगा दिया, इंग्लिश में जोड़ने के लिए प्लस नहीं लगता। इंग्लिश में जोड़ने के लिए, दो क्लोजों को जोड़ने के लिए क्या चाहिए, कंजक्शंस। देखिए मैथ्स में जोड़ने का काम प्लस का सिंबल करता है, पर इंग्लिश ग्रामर में दो क्लोज, दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम कौन करता है, कंजक्शंस करता है। अब देखिए एक क्लोज तो मेरी ये हो गई, आई नो द वुमन, आई नो द वुमन, मैं उस औरत को जानता हूँ, आई नो द वुमन, मैं उस औरत को जानता हूँ। अब कोई बच्चा कहेगा सर मुझे तो क्लोज भी पता नहीं है, तो देखो क्लोज को मैं भी फिलहाल हल्का फुल्का बता देता हूँ। क्लोज का मतलब होता है बाबू एक सब्जेक्ट, देखिए आई सब्जेक्ट दे रखा है, आई सब्जेक्ट और नो क्या है, वर्ब। तो क्लोज का मतलब होता है एक सब्जेक्ट और वर्ब, हम उसको क्या कह देते हैं, क्लोज बोल देते हैं। अब देखिए यहाँ पर मेट क्या है, वर्ब है, मेट क्या है, वर्ब है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज बोल देंगे। तो एक क्लोज ये और एक क्लोज मेरी ये। अब दोनों क्लोजों को जोड़ने के लिए मुझे क्या चाहिए, कंजक्शन चाहिए। तो यहाँ पर मुझे या तो हु लगाना पड़ेगा या हुम। तो ये जो हु और हुम है ना, ये क्या काम करेंगे, ये कंजक्शंस का भी काम करेंगे। ये इस क्लोज को और इस क्लोज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन बड़े खास होते हैं, वो जोड़ने के सिवा यानी कि वो कंजक्शंस का भी काम करते हैं और वो प्रोनाउन होने की वजह से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी बनते हैं। तो अब यहाँ पर हु लिखें या हुम, इस आधार पर क्वेश्चंस आते हैं। तो बच्चे को कैसे पता चलेगा हु लिखा जाएगा या हुम लिखा जाएगा? तो देखिए आप मुझे ये बताइए, यहाँ सेंटेंस बी पे दोबारा आइए, यहाँ पर क्या थी, मेट वर्ब थी। अब तुम बताओ मेट वर्ब के आगे हमने क्या हटाया है, द वुमन हटाया है, और द वुमन क्या था, मेट वर्ब का क्या था, सब्जेक्ट। देखिए बी सेंटेंस में द वुमन जो है वो मेट वर्ब का क्या था, सब्जेक्ट था। आपने क्या हटा दिया, सब्जेक्ट। तो आप ही बताइए, सब्जेक्ट हटाओगे तो सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट ही चाहिए, ऑब्जेक्ट हटाओगे तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट चाहिए। अब आपने सब्जेक्ट हटाया है, तो देखिए ध्यान रखना, हु जो होता है, मैंने पहले वीडियो के अंदर बताया है, हु हमेशा सब्जेक्टिव केस होता है, सब्जेक्ट बनता है, और हुम क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। आप इसको याद रखना हमेशा, हु सब्जेक्ट और हुम क्या होता है, ऑब्जेक्ट। अगर आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट चाहिए तो हु लिखिए, आपको ऑब्जेक्ट चाहिए तो क्या लिखोगे, हुम लिखोगे। अब आपने सब्जेक्ट हटाया तो सब्जेक्ट के स्थान पर हु लिखा जाएगा, तो यहाँ पर हु पे टिक कर देंगे और हुम को क्या कर देंगे, हम डिलीट कर देंगे यहाँ से या कट कर देंगे। तो मैंने देखिए आपको इस में एक्सपेंड करके समझाया है, तो एक्सपेंड कर का मतलब समझ गए होंगे आपको। मैंने ये दो सेंटेंस होते हैं, दोनों क्लोजों को जोड़ा गया है, दो क्लोजों को जोड़ने के लिए हमने रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ कर दिया। तो मैंने आपको एक्सपेंड करके अलग अलग करके सेंटेंस को समझा दिया है। जैसे एक सेंटेंस मैं आपको और समझाता हूँ। देखिए जैसे मैंने लिखा ए सेंटेंस, आई नो अ वुमन, मैं एक औरत को जानता हूँ। फिर देखिए दूसरे सेंटेंस में मैंने लिखा यू मेट द वुमन इन द पार्क, मैं कौन सी औरत को जानता हूँ। अब देखना मैं कौन सी औरत को जानता हूँ,
जिस औरत से तुम कहाँ मिले? पार्क में। अब तुम बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है? कहोगे सर इसमें भी वुमन कॉमन है। क्या कॉमन? इसमें वुमन कॉमन है। इसका मतलब इसमें से भी वुमन को हटा दिया जाएगा। अब इस सेंटेंस को मुझे लिखना पड़े जोड़कर, तो देखिए कैसे लिखूंगा। पहले वाला सेंटेंस तो एज इट इज लिखना पड़ेगा, आई नो द वुमन। ये तो मैंने लिख दिया, आई नो द वुमन। अब दूसरी वुमन को मैंने हटाना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले बताया था कि जो भी कॉमन होता है तो सेकंड सेंटेंस के अंदर जो भी कॉमन होता है उसको सेकंड के अंदर ना लिखें, आप फर्स्ट के अंदर लिखें बस। अब देखिए यहाँ फिर आपने क्या लिखा? यू मेट, तो द वुमन तो आपने हटा दिया, तो क्या बच गया? यू मेट इन द पार्क। देखिए मैंने भी लिख रखा, आई नो द वुमन यू मेट इन द पार्क, यू मेट इन द पार्क। अब आप ही बताइए आपने क्या हटाया है? तो आपको पता होगा कि वर्ब के बाद जो भी आता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ये तो पता ही होगा कि वर्ब के बाद जो भी आता है वो क्या होता है? जो नाउन प्रोनाउन आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, और वर्ब से पहले जो आता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट। इसका मतलब आपने मेट वर्ब के बाद वुमन जो हटाया है, वुमन क्या काम कर रहा था? ऑब्जेक्ट। तो हमें यहाँ पर एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए जो ऑब्जेक्ट का काम करे, जो मेट वर्ब का ऑब्जेक्ट का काम करे। तो देखिए हु और हु में ऑब्जेक्ट कौन होता है? कहोगे सर हुम होता है। तो हुम लिखें, हु को क्या कर दें? हु को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो ये जो हुम है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है? मेट वर्ब का ऑब्जेक्ट है। इससे बेटर आपको समझ में नहीं आ सकता। देखिए लॉजिकली चीज़ों को समझिए, ट्रिक काम नहीं आती है, ठीक है। आप एक बार अच्छी तरह से कंसेप्ट को समझ गए तो आपको उम्र भर रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और इंग्लिश में कोई ट्रिक वगैरह नहीं होती है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, आपको लॉजिक समझना पड़ेगा। देखिए अब हम सीधे चलते हैं सेंटेंसों को कैसे टैकल करते हैं। देखिए ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करके समझाया, टैकल कैसे करेंगे सेंटेंसेस को, आपके पेपर के अंदर कैसे आएंगे। देखिए जैसे सेंटेंस आया, मदर स्कोल्डेड द गर्ल, माँ ने लड़की को डांटा। हु या हु लव्स मी वेरी मच, माँ ने लड़की को डांटा। कौन सी लड़की को डांटा? जो लड़की मुझसे बहुत प्यार करती है, जो लड़की मुझसे बहुत प्यार करती है, माँ ने उस लड़की को डांटा। अब देखिए हु आएगा या हुम आएगा, आपको कैसे चेक करना है। देखिए आप इस क्लोज के बारे में देखिए, मैंने कहा था कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन से लेकर और लास्ट तक जो भी होता है उसको हम क्या कहते हैं? रिलेटिव क्लोज। तो ये मेरी हु हुम लव्स मी वेरी मच क्या है? रिलेटिव क्लोज है। बस आप रिलेटिव क्लोज में वर्ब चेक कीजिए। देखिए लव वर्ब दे रखी है, और मुझे बताइए क्या लव वर्ब से पहले कोई सब्जेक्ट है? तो आप रिलेटिव प्रोनाउन पे उंगली रख लीजिए ऐसे, और फिर देखिए कि क्या उस वर्ब के आगे कोई सब्जेक्ट है। कहोगे सर लव्स वर्ब के आगे तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। ध्यान रखना कोई भी क्लोज के अंदर वर्ब दे रखी हो और उस वर्ब का सब्जेक्ट ना दे रखा हो तो वो क्लोज गलत होती है। कोई भी वर्ब बिन सब्जेक्ट नहीं आ सकती। इसका मतलब हमें किसकी ज़रूरत है? लव वर्ब के सब्जेक्ट की ज़रूरत है। तो फिर सब्जेक्ट कौन बनेगा? हु बनेगा। तो हुम को क्या कर देंगे? हटा देंगे। यहाँ पर जो हु है वो क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। किसका? लव्स वर्ब का। तो मैंने क्या बताया, हु आएगा या हुम आएगा कैसे चेक करना है बच्चों? आपको रिलेटिव क्लोज के अंदर आप वर्ब चेक करो और ये देखो कि उस वर्ब का सब्जेक्ट दे रखा है या नहीं दे रखा। अगर सब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो आप हु लिखिए, सब्जेक्ट दे रखा है तो आप हुम लिखिए। अब आप ही बताओ, देखो मी दे रखा है लव वर्ब के बाद, तो वर्ब के बाद मी क्या है? ऑब्जेक्ट। तो मुझे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत तो है नहीं। अब लव वर्ब का सब्जेक्ट नहीं दे रखा तो मुझे किसकी ज़रूरत है? सब्जेक्ट की। इसलिए मैंने क्या लगा दिया? हु लगा दिया। नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर देखिए, मैंने कहा मदर स्कोल्डेड द गर्ल, माँ ने लड़की को डांटा। मैंने कहा किस लड़की को डांटा? आई लव वेरी मच, जिस लड़की को मैं बहुत प्यार करता हूँ। अब देखिए ये क्या हमारी रिलेटिव क्लोज। मैं आपको समझा चुका हूँ कि रिलेटिव प्रोनाउन हु हुम हमारे क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन से लेकर पीछे तक की जो क्लोज होती है उसको क्या कहते हैं? रिलेटिव क्लोज। अब मैंने आपको क्या बताया कि हु आएगा हुम आएगा कैसे पता चलेगा? वर्ब चेक कीजिए और देखिए उस वर्ब का सब्जेक्ट दे रखा है नहीं दे रखा है। देखिए लव वर्ब है, लव वर्ब है, और लव वर्ब का क्या दे रखा है? आई सब्जेक्ट दे रखा है। देखिए ये दे रखा है, आई सब्जेक्ट दे रखा है। इसका मतलब मुझे सब्जेक्ट की ज़रूरत तो है नहीं। क्या नहीं दे रखा? ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा। तो मुझे किसकी ज़रूरत है? ऑब्जेक्ट की। तो देखिए अगर कोई किसी वर्ब का सब्जेक्ट दे रखा है तो फिर आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, सब्जेक्ट की नहीं। तो लव वर्ब का सब्जेक्ट तो आई पहले से दे रखा था। जैसे ऊपर सेंटेंस में लव वर्ब का सब्जेक्ट नहीं था तो हु लिख दिया।
अब देखिए सब्जेक्ट दे रखा है तो फिर क्या लिखेंगे, whom। मुझे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, मुझे सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो whom है ये क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। किस वर्ब का, लव वर्ब का। तो लव वर्ब का हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर, अब आपके एग्जाम में ये तो बड़े इजी सेंटेंस थे, आपके डी ग्रुप वगैरह के अंदर आ जाते हैं। आपके एसएससी के अंदर, सीएचएसएल सीजीएल के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, थोड़ा लेवल बढ़ जाएगा। देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन। देखिए आप, जैसे मैंने कहा था पुलिस अरेस्टेड द वूमन, पुलिस ने औरत को पकड़ लिया। अब कहता कौन सी औरत को पकड़ लिया, एवरीवन थॉट, मतलब जिसके बारे में हर कोई सोचता था कि वो जे टीचर, कि वो एक टीचर थी। जिसके बारे में हर कोई ये सोचता था कि वो एक टीचर थी। अब देखिए कैसे पता चलेगा, तो क्या बताया था, रिलेटिव प्रोनाउन से लेकर पीछे तक की जो भी क्लोज होती है उसको क्या कहते हैं, रिलेटिव क्लोज। तो देखिए हु हुम से लेकर एवरीवन थॉट वो जे टीचर तक चलते हैं। तो ये क्या हमारी पूरी की पूरी क्या है, हम इसको क्या कहेंगे, रिलेटिव क्लोज है। अब इसके अंदर वर्ब चेक कीजिए। तो देखिए पहली वर्ब क्या है, थॉट। बताइए थॉट वर्ब का सब्जेक्ट दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, एवरीवन। तो एवरीवन क्या है, थॉट वर्ब का सब्जेक्ट है। देखिए फिर क्या है, वोज वर्ब। अब आप ही बताइए वोज वर्ब का सब्जेक्ट है, कहोगे सर नहीं दे रखा। नहीं दे रखा तो किसकी ज़रूरत है आपको, सब्जेक्ट की। तो हु लिखिए, हुम क्या हो जाएगा, कैंसल। तो यदि रिलेटिव क्लोज में दो वर्ब हैं, जैसे इसमें देखिए दो वर्ब है, एक थॉट और एक वोज, चाहे 4 वर्ब हों चाहे 5 वर्ब हों, अगर सब का सब्जेक्ट दे रखा है तो हुम आएगा। और यदि एक सब्जेक्ट की कमी रह जाए, वर्ब ज़्यादा है और सब्जेक्ट की कमी रह जाए, तो फिर हु लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर दो वर्ब थी, थॉट और वोज। तो थॉट वर्ब का सब्जेक्ट दे रखा था, वोज का नहीं दे रखा था। इसका मतलब किसकी कमी है, सब्जेक्ट की कमी है। तो मैं हु लिखूँगा। तो मैंने क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर हु लिखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए मिस्टर कमल, मिस्टर कमल इज़ द टीचर। मिस्टर कमल एक अध्यापक है। हु हुम वी थिंक हैज़ सॉल्व्ड दिस पजल। अब देखिए हु हुम से लेकर सॉल्व दिस पजल तक क्या कहेंगे सर, ये रिलेटिव क्लोज है। अब इसमें वर्ब चेक कीजिए, थिंक क्या है, वर्ब, और इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, वी, दे रखा है। फिर आगे क्या वर्ब है, हैज़ सोल्ड। अब देखिए हैज़ सोल्ड वर्ब है, क्या हैज़ का वर्ब सब्जेक्ट दे रखा है, कहेंगे नहीं दे रखा। तो इसमें भी मुझे किसकी ज़रूरत है, सब्जेक्ट की ज़रूरत है। तो क्या लिखेंगे, हु। तो इस हैज़ वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, हु। तो मुझे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, हुम को क्या कर देंगे, कट। तो बड़ा इजी है, हु आएगा या हुम आएगा। आप हु हुम के बाद जो भी दे रखा है उसमें वर्ब चेक कीजिए, अगर उस वर्ब का सब्जेक्ट है तो हुम लिख दीजिए, सब्जेक्ट नहीं है तो क्या लिख दीजिए, हु लिख दीजिए। नेक्स्ट देखिए, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर जो है आपको भ्रमित भी कर देगा थोड़ा सा। एग्जाम के अंदर जो है आपको भ्रमित किया जाएगा, कन्फ्यूज किया जाएगा। जैसे देखिए, आई हेल्प द गर्ल, मैंने लड़की की क्या की, मदद की। कौन सी लड़की की मदद की, whom they had beaten her, जिस लड़की को उन्होंने पीटा था। अब देखिए ये whom से लेकर यहाँ तक की जो क्लोज है इसको क्या कहेंगे, कहोगे सर बताया तो है आपने, रिलेटिव क्लोज बोलेंगे, वेरी गुड। अब इसमें वर्ब चेक कीजिए। देखिए हैड बीटन क्या है, मैंने कहा हैड बीटन क्या है, वर्ब। और वर्ब से पहले कोई नाउन प्रोनाउन आता है तो क्या करता है वो, सब्जेक्ट। तो दे क्या है, कहेंगे सर सब्जेक्ट। और देखिए हैड बीटन वर्ब के बाद हर प्रोनाउन आया तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट। आपको अच्छी तरह से पता है कि वर्ब से पहले जो भी नाउन प्रोनाउन आएगा वो क्या बनेगा, सब्जेक्ट। तो दे तो होगा सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद जो भी प्रोनाउन आएगा वो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। तो हर क्या होगा, ऑब्जेक्ट, वेरी गुड। अब एक ही बात आप सोचिए, अब हु और हुम आएंगे या नहीं आएंगे, प्लीज़ पहले आप ये बताइए, हु या हुम आएंगे या नहीं आएंगे। देखिए पक्का आएंगे, ज़रूर आएंगे, क्योंकि एक सब्जेक्ट ये और एक वर्ब ये। तो एक क्लोज आई हेल्प द गर्ल और एक क्लोज दे हैड बीटन हर, और दो क्लोजों को जोड़ने के लिए क्या चाहिए, कंजक्शन तो पक्का चाहिए। तो रिलेटिव प्रोनाउन तो पक्का आएगा। अब आपको अच्छी तरह से पता, रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी बनेगा, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तब बनते हैं जब सब्जेक्ट की कमी हो रिलेटिव क्लोज में या ऑब्जेक्ट की कमी हो। तो ये तो गड़बड़ हो गई, सब्जेक्ट भी दे रखा है और ऑब्जेक्ट भी दे रखा है। तो इसका मतलब आप ध्यान रखिए, अगर कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन दे रखा हो
तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि रिलेटिव क्लोज के अंदर वर्ब का सब्जेक्ट भी दे रखा और ऑब्जेक्ट भी दोनों दे रखे, इम्पॉसिबल, ऐसा बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब या तो सब्जेक्ट गलत है इसके अंदर या फिर क्या है ऑब्जेक्ट। अब कैसे पता चले कि सब्जेक्ट गलत है या ऑब्जेक्ट? तो देखिए एंटीसीडेंट को चेक कीजिए। एंटीसीडेंट कौन सा होता? तो इससे पहले वाली वीडियो को मैं कह रहा हूँ बार बार, आप इससे पहले वाली वीडियो एक बार जरूर समझिए, तभी चीज़ें समझ में आएगी। एंटीसीडेंट कौन होता? रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो भी नाउन प्रोनाउन आता है। तो देखिए हुम क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, और इससे पहले गर्ल क्या है? ये एंटीसीडेंट है। तो मैं आपको समझा चुका हूँ कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो भी नाउन प्रोनाउन आता है वो क्या होता है? एंटीसीडेंट होता है। अब ये जो गर्ल है, गर्ल, तो इस एंटीसीडेंट के बदले में जो भी प्रोनाउन यूज कर रखा है, जो भी प्रोनाउन यूज कर रखा है वो गलत होता है। आप देखिए गर्ल के बदले में दे तो यूज है नहीं, गर्ल के बदले में हमने क्या लिख रखा है? हर लिख रखा है। तो बस आप इसको क्या करिए? हटा दीजिए, ये हर गलत है। अब हर हटा दोगे तो क्या हो जाएगा? ये जो हुम है ये किसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा? बीटन वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो बच्चा सोचेगा यहाँ पर हु आएगा या हुम आएगा। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कभी कभी रिलेटिव क्लॉज के अंदर वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों दे देते हैं। तो प्लीज़ ध्यान रखिए, यदि रिलेटिव क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों दे रखे हों तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, या तो सब्जेक्ट हटेगा या ऑब्जेक्ट हटेगा। अब सब्जेक्ट हटे या ऑब्जेक्ट हटे कैसे पता चलेगा? वो एंटीसीडेंट से। तो एंटीसीडेंट के बदले में देख लेना कौन सा प्रोनाउन यूज कर रखा है, जो भी यूज कर रखा है उसको हटा दीजिए। तो गर्ल के बदले में हर यूज किया गया है तो हर को हटा दीजिए। अब सेंटेंस ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए, दिस इज द पासवर्ड विच इट कैन ओपन द लॉक। अब ये देखिए यहाँ पर भी, तो ये विच क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन, और ये सारी क्लोज क्या है? रिलेटिव क्लोज। अब इसमें वर्ब क्या है? कैन ओपन। कैन ओपन वर्ब है। अब देखिए वर्ब से पहले इट प्रोनाउन क्या है? सब्जेक्ट, और कैन ओपन वर्ब के बाद लॉक नाउन दे रखा क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ओपन वर्ब से पहले सब्जेक्ट भी दे रखा है, कैन ओपन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी दे रखा है। अभी मैंने बताया था कि रिलेटिव क्लोज में किसी वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों दे रखे हैं तो इसका मतलब गड़बड़ है, इसका मतलब गड़बड़ है। या तो सब्जेक्ट हटेगा, इट हटेगा, या लोक हटेगा। अब कैसे पता चले कि इट हटेगा या लोक हटेगा? वो पता चलता है किससे? एंटीसीडेंट से। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या है इसके अंदर? विच। अब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो भी नाउन प्रोनाउन दे रखा वो क्या होता है? एंटीसीडेंट। तो ये पासवर्ड जो नाउन दे रखा है ये क्या है? एंटीसीडेंट। तो पासवर्ड के बदले में देखिए लोक तो यूज किया नहीं गया, पासवर्ड के बदले में क्या यूज कर रखा है? इट यूज कर रखा है। हटा दीजिए इसको, तो इट नहीं आएगा यहाँ पे। तो ये सेंटेंस हो जाएगा दिस इज द पासवर्ड विच कैन ओपन द लॉक। अब देखिए तो 9 सेंटेंस है, फिर एक टाइप और आ गई, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप है, काफ़ी पूछी जाती है एग्जाम के अंदर और बच्चा काफ़ी कंफ्यूज रहता है इसके अंदर। देखिए जैसे कहा द गर्ल्स हु या हुम वी हैव नॉमिनेटेड आर ब्यूटीफुल। वो लड़कियां जिनको हमने नॉमिनेट किया है वो बड़ी खूबसूरत है। अब देखिए हु आएगा या हुम आएगा, कैसे पता चलेगा? ज़रा देखिए, हैव नॉमिनेटेड क्या है? वर्ब, और इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? वी। फिर देखिए आर क्या है? वर्ब। क्या इस वर्ब का सब्जेक्ट दे रखा है? नहीं दे रखा। तो आप कहोगे मैंने अभी सिखाया था कि जिस वर्ब का सब्जेक्ट ना दे रखा तो क्या लिखेंगे? हु। तो बच्चा क्या सोचेगा कि यहाँ पर क्या आएगा? हु आएगा, लेकिन यहाँ पर हु नहीं आएगा, यहाँ पर हमें हुम लिखना है। अब मैं आपको ये समझाऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ। ये सिर्फ इसी केस में होता है। देखिए इससे पहले जो भी सेंटेंस दे रखा है तो आप पहले ये बताइए हु हुम क्या है यहाँ पे? रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले गर्ल्स नाउन दे रखा है तो क्या है? एंटीसीडेंट। इतना तो पता ही है कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो भी नाउन प्रोनाउन आएगा वो क्या है? एंटीसीडेंट। तो यहाँ गर्ल्स एंटीसीडेंट है। जितने भी मैंने आपको एग्जाम्पल कराए हैं तो आप देख लीजिए हर एग्जाम्पल के अंदर एंटीसीडेंट से पहले कोई ना कोई वर्ब दे रखी है। देखिए गर्ल एंटीसीडेंट से पहले स्कोल्डेड है, अरेस्टेड द वुमन एंटीसीडेंट से पहले अरेस्टेड वर्ब है, टीचर एंटीसीडेंट से इज वर्ब है, और गर्ल से पहले हेल्प्ड वर्ब है, पासवर्ड से पहले इज वर्ब है। लेकिन आप बताइए क्या गर्ल से पहले कुछ है? नहीं दे रखा। तो ध्यान रखिए ये टाइप सिर्फ तभी यूज होती है जब एंटीसीडेंट से पहले कुछ भी ना दे रखा हो, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले बस कोई नाउन या प्रोनाउन उससे पहले कुछ न दे रखा हो। तो आपको तब ध्यान रखना है। अब देखिए अगर मान लो मैं यहाँ पर हु लिख दूँ तो हु तो आर वर्ब का सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन फिर आप गर्ल्स को कैसे प्रूव करोगे? ये क्या बनेगा? देखिए इन सभी सेंटेंस के अंदर आपको एक और बात बताऊं मैं, जैसे इस सेंटेंस के अंदर गर्ल है
तो गर्ल एंटीसीडेंट होने के साथ साथ हेल्प्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट भी तो है। हेल्प्ड एक वर्ब है और वर्ब के बाद कोई नाउन आए तो क्या बनता है? ऑब्जेक्ट। तो गर्ल क्या है? साथ में ऑब्जेक्ट भी तो हेल्प्ड वर्ब का। तो ये गर्ल्स के आगे कोई वर्ब तो है नहीं, तो ना तो मैं इसको ऑब्जेक्ट प्रूव कर सकता, तो फिर ये तो गड़बड़ हो जाएगी। और आपको पता है कि सेंटेंस के अंदर कोई भी नाउन प्रोनाउन दे दिया जाए तो वो या तो सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा। तो इसीलिए गर्ल्स क्या बनेगा? तो गर्ल्स यहाँ पर आर वर्ब का क्या है? सब्जेक्ट। गर्ल्स यहाँ आर वर्ब का सब्जेक्ट है। अब देखिए आर वर्ब का सब्जेक्ट गर्ल्स हो गया तो मुझे सब्जेक्ट की ज़रूरत तो है नहीं, तो मुझे किसकी ज़रूरत पड़ेगी? ऑब्जेक्ट की। तो ये जो क्या है यूज़ करेंगे हम यहाँ पर हुम ऑब्जेक्ट करेंगे। और हुम ऑब्जेक्ट किसका बनेगा? नॉमिनेटेड वर्ब का। तो ये हुम जो है नॉमिनेटेड वर्ब का क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो आई होप कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपने ये वीडियो अच्छी तरह से समझ ली तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको कभी भी हु और हुम में दिक्कत नहीं आ सकती और हु वर्सेस हुम में काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। इससे ज़्यादा टाइप बन भी नहीं सकती। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।